Hi, I'm Imperfect Medico. Today I will guide you about how to study physiology conceptually and memorize concept for a long time. Also visit my YouTube channel for quality MBBS lectures. Search Imperfect Medico on YouTube. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजियोलॉजी को कैसे पढ़ें, सीखें, किस तरह स्टडी करें। सिर्फ स्टडी ही नहीं करें, इसके कंसेप्ट्स को भी क्लियर करें और इसके अलावा इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी याद रखें। तो एक बात ज़रूर याद रखना कि फिजियोलॉजी एक ऐसे सब्जेक्ट है जो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि इसको चॉइस पर रख देते हैं, सही है, क्योंकि इस पर सारे एमबीबीएस के सिस्टम बेस्ड हैं, सही है। मैं ये कहूँगा कि एनाटॉमी जो है एमबीबीएस का किंग है और फिजियोलॉजी एमबीबीएस की क्वीन है। अब सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यही सोच हमारी होती है कि हम एक मरीज़ की डायग्नोसिस करेंगे, उसकी बीमारी पहचानेंगे और फिर उसको दवाइयाँ लिखेंगे। तो इन दोनों के लिए जो सब्जेक्ट्स है वो है पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी। जब तक आपको फिजियोलॉजी नहीं आती, आप कभी भी फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी को समझ नहीं सकते। इसीलिए हमने इसके लिए जो सोर्स है उसको बेस्ट रखना है, सही तरह रखना है, मटेरियल ऑफ सोर्स सही तरह रखने हैं, सही है। तो इसमें सबसे पहले मेरे ख्याल से जो बुक आता है वो है गाइटन एंड हॉल, इसको आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। और दूसरी नंबर पर जो है वो है सिम्बोलिंगम। अब गाइटन एंड हॉल और सिम्बोलिंगम में फ़र्क क्या है? गाइटन इन हॉल जो होता है ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, लेकिन क्या है कि कभी कभार इसमें ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जिस तरह अखबार में लिखी हुई कॉलम्स होती हैं, तो उसके पढ़ना जो होता है बोरिंग हो जाती है, कंसेप्ट क्लियर सही तरह आसानी से नहीं होता। तो वहाँ पर हमने क्या करना है, सिम्बोलिंगम को यूज़ करना है। सिम्बोलिंगम एक इंडियन बुक है, बहुत अच्छी बुक है। ये जो होता है टाइप टॉपिक वाइज है, हेडिंग वाइज है, इसलिए इसकी मेमोरी गाइडेंस से अच्छी है। तो कभी कभार जहाँ पर हमें गाइडन इन हॉल की समझ नहीं आती वहाँ पर हमने सिम्बोलिंगम से ज़रूर हेल्प लेना है और बाज़ जगहों में हमने सिम्बोलिंगम ज़रूर पढ़ना है। इसके अलावा कुछ शॉर्ट बुक है, बीआरएस है, केफलान है, फर्स्ट एड से और फिरदौस से। तो इनका जो ये मैंने ऑर्डर दिया है ना, ये इनके इंपॉर्टेंस का ऑर्डर है। बीआरएस जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर उससे सॉरी बीआरएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिवली केपलान से, और केपलान फर्स्ट एड से अच्छा है, फर्स्ट एड फिर फिरदौस से अच्छा है। लेकिन जो फर्स्ट एड होते हैं ये बहुत ही कमाल का बुक है, क्योंकि इसमें जो होते हैं फिजियोलॉजी के साथ एनाटॉमी, एनाटॉमी के साथ फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ की डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हमें पता चला कि हमने सोर्स क्या चूज़ करना है, गाइटन एंड हॉल और उसके साथ सिम्बोलिंगम। ये जो बुक्स है ये हम ज़्यादातर एज अ शॉर्ट बुक्स यूज़ करते हैं, एक विद लॉन्ग बुक्स, सही है। अब सबसे पहली बात ये है कि हमने जो है हमारा सिलेबस क्या है फिजियोलॉजी का एमबीबीएस में से है। तो फिजियोलॉजी में दो तरह की चीज़ें आती है इसके सिलेबस में। एक जो आते हैं वो है जनरल फिजियोलॉजी, दूसरी जो आते हैं उसको कहते हैं स्पेशल फिजियोलॉजी। जनरल फिजियोलॉजी में अगर हम गाइटन इन हॉल की सीक्वेंस से चले जाए तो इसमें फर्स्ट यूनिट जो होते हैं उसमें हेमोस्टेसिस की जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस पर जो होते हैं वहाँ पर डिफरेंट चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं। एक हीमोस्टेसिस पर है, दो सेल एंड इट्स फंक्शन, ऑलमोस्ट इन्होंने सेल की जो होते हैं स्ट्रक्चर्स वगैरह डिस्कस की है, और तीसरा है जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों ने ये स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर पैथोलॉजी से रिलेटेड है जो कि थर्ड ईयर में आप लोग पढ़ेंगे ही। और हेमोस्टेसिस और सेल एंड इट्स फंक्शन टोटली जो होते हैं हमारे एफएसी बेस्ड होता है, जो कि बगैर किसी लेक्चर के हम इसको क्लियर कर सकते हैं। इसके कंसेप्ट इसको देखने की कोई भी इस तरह ख़ास ज़रूरत नहीं होती, सही है। अब दूसरे नंबर पर आ जाती है हम सेकंड यूनिट पर जनरल फिजियोलॉजी में, सही है। अब इसमें जो होते हैं क्या क्या होता है कि इसमें मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी स्टडी की है और इस पर पूरी के पूरे 2 चैप्टर्स है, 4 एंड 5th चैप्टर। इसमें ट्रांसपोर्ट और मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल डिस्कस किया है, और ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट लेक्चर है वो है डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स, सही हो गया। फिर इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं जो कि वो है 6, 7, 8 चैप्टर्स जो होते हैं वो कंट्रैक्शन इन एक्साइटेशन ऑफ स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल। लेकिन ये मोस्टली स्पेशल फिजियोलॉजी की सिस्टमिक पार्ट में आता है, सही है, क्योंकि ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। और इसके लिए जो बेस्ट लेक्चर है वो निंजा नट की है। कंपेरेटिवली डॉक्टर नजीब के लेक्चर से ज़्यादा बेस्ट जो होते हैं वो निंजा नट के लेक्चर हैं, वो भी अवेलेबल है। फिर हम जब स्पेशल फिजियोलॉजी पर आ जाती है तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो इसमें जो होता है यूनिट नंबर 6 में ब्लड आता है और ब्लड के साथ ब्लड सेल्स भी डिस्कस किए, तो इम्यूनिटी भी यहाँ से क्लियर हो जाती है। इसके लिए भी बेस्ट सोर्स ऑफ लेक्चर जो थे डॉक्टर नजीब है। यूनिट नंबर 3 में हार्ट
डिस्कस किए इसकी स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, जो कि वहाँ पर हमारे साथ जो थे डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। और तीसरे नंबर पर जो इसके पार्ट आता है वो सर्कुलेशन है, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, और इसके लिए भी डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स बेस्ट है। सही हो गया, ये हमारे पास हो गया कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। अब जो चैप्टर यूनिट नंबर 7 है उसमें हमारे साथ से रिस्पायरेशन डिस्कस किए, उसके लिए भी जो अच्छे लेक्चर्स है वो किसकी है, डॉक्टर नजीब की है। फिर आ जाते हैं रीनल फिजियोलॉजी। अब जो रीनल फिजियोलॉजी है यूनिट नंबर 5 में जो है डिस्कस किए, इसमें जो होते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर वगैरह आते हैं। तो इसके लिए भी बेस्ट लेक्चर जो होते हैं डॉक्टर नजीब और केपलान के लेक्चर को आपने एक रिव्यू ज़रूर देखना है। सही है। इसके अलावा आ जाते हैं हम नर्वस सिस्टम पर। सही है, तो नर्वस सिस्टम में यहाँ पर गाइडन में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, ए, बी और सी। यह जो होते हुए यूनिट नंबर 9 में डिस्कस किए, जिसमें जनरल फिजियोलॉजी और सेंसरी फिजियोलॉजी डिस्कस की है। बी पार्ट में जो होते हैं यूनिट नंबर 10, इसमें स्पेशल सेंसेस लाइक हियरिंग, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ साइट वगैरह। इसके अलावा सी में जो होते हैं चैप्टर यूनिट नंबर 11 में, इसमें मोटर फिजियोलॉजी एंड इंटीग्रेटरी फिजियोलॉजी डिस्कस की। इसके लिए जो होते हैं इम्परफेक्ट मेडिको जो चैनल है मेरा, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से डिफरेंट सोर्सेज डॉक्टर नजीब से, निंजा नट से, केपलान से वगैरह से उठाए हैं और गाइडन के एक एक पॉइंट क्लियर किए हैं अलॉन्ग विथ फ्लो चार्ट से है, और उसके नोट्स भी अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा जब हम आ जाते हैं जीआईटी पर, तो जीआईटी जो होता है ये चैप्टर नंबर 12 में है। इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो बीआरएस है और निंजा की लेक्चर है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, गाइडन को कभी नहीं छोड़ना है। इसके लिए गाइडन में जो है बहुत शॉर्ट चैप्टर्स है, मेरे ख्याल से 4-5 चैप्टर्स है, और लेक्चर जो होते हैं निंजा नट के देखने हैं। लेकिन जो बीआरएस की बुक है ना, वहाँ पर 2-3 टेबल्स है, उसको ज़रूर देखना है, उसकी मेमोरी आप लोगों की बन जाएगी। अब आ जाते हैं हम एंडोक्राइनोलॉजी इन रिप्रोडक्शन पर। इसके लिए भी जो है ना यूनिट नंबर वो है 4, सॉरी ये 14 है। सही है, XIV है। तो इसके लिए भी बेस्ट लेक्चर जो होते हैं वो इन निंजा नट के है। सही है। अब ये तो हमने जस्ट बताया कि सिलेबस क्या है। अब यहाँ पर ये जितना पोर्शन जो होते हैं रिस्पायरेशन से इस तरफ, यानी कि जनरल फिजियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, रिस्पायरेशन, ये जो होते हैं मोस्टली फर्स्ट ईयर पे बेस में पढ़ाए जाते हैं, और बाकी सेकंड ईयर पे भी बेस में पढ़ाए जाते हैं। और कुछ कुछ कॉलेजेस में जो होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में रेनल फिजियोलॉजी भी फर्स्ट ईयर के पोर्शन में लाते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं सिस्टमिकली इस तरह के सिलेबस है, फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर का भी। अब इसको स्टडी करना है, ये तो सिलेबस हो गया। सही है। सबसे पहली बात, कुछ टॉपिक्स ओवरलेइंग टॉपिक्स होते हैं, वो एनाटॉमी में भी होती है और फिजियोलॉजी में भी होती है। तो वहाँ पर हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी किस चीज़ को है, एनाटॉमी को। पहले हमने एनाटॉमी पढ़नी है, फिर फिजियोलॉजी पढ़नी है। अगर हमने पहले फिजियोलॉजी पढ़नी है तो फिर हमारे लिए बहुत टफ हो जाएंगी, ज़्यादा टाइम लेगा। जब हमें इसके एनाटॉमी का पता हो तो फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसलिए हमने पहले इसका क्या पढ़ना है, फिजियोलॉजी पढ़नी है। अब ये जो सिस्टम होते हैं, ये दोनों फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों में हमने पढ़ने हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, यहाँ पर रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी। एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ पर जो होते हैं रिनल फिजियोलॉजी है। डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर जो होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी है। इस तरह सीएनएस एनएस के एनाटॉमी है, और यहाँ पर हमारे साथ नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी है। तो इसको सबसे पहले हमने कहाँ पर पढ़नी होगी, इसकी एनाटॉमी पढ़नी होगी। जिस तरह क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब कर ले रहे हम, तो एनाटॉमी में हमने पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़ने होती है, या वहाँ पर जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ किडनी होती है, मेडोला हो गया, कॉर्टेक्स वगैरह। तो जब हमें इन चीज़ों की समझ आ गई तो इनकी फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा आसान होगी। जिस तरह फिर हमें यहाँ पर आती है कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, एसिडिफिकेशन कैसे होती है, या मैक्टुरेशन रिफ्लेक्स कैसे होते हैं फिजियोलॉजी में। जब हम ये पढ़ते हैं तो उन ही सिस्टम की एनाटॉमी के नेम्स आएंगे। जब हमें उनका पता हो तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी यहाँ पर हमारे लिए। सही है। फिर अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर आ जाए तो यहाँ पर हमारे लिए पहले एनाटॉमी में डिफरेंट चीज़ें पढ़ी जाती है कि स्टमक के स्ट्रक्चर्स, लेयर्स किस तरह है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कौन सी लेयर्स में है, इस तरह इंटेस्टाइन वगैरह की, पेनक्रियास की क्या रोल है, लिवर की क्या रोल है। तो जब हमें इनकी एनाटॉमी का पता होता है ना, तो हमारे लिए इसकी फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा आसान होती है। इस तरह अगर हम पहले लंग्स पर आ जाए तो एयरवे की एनाटॉमी क्या है, लंग्स की एनाटॉमी क्या है, इनकी जो डिफरेंट लोब्स है वो कितनी है, कितनी नंबर्स में होती है, इसके अंदर की डिफरेंट जो सेगमेंटेशन है वो किस तरह है। तो जब हमें इसकी एनाटॉमी की पता होती है तो फिजियोलॉजी हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो ये बात हो गई कि जो ओवरलैइंग टॉपिक्स है, ड्यूल स्टडी जिसको हम कहते हैं, ये हमने इसमें क्या एनाटॉमी को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है कंपेरेटिवली फिजियोलॉजी, यानी कि फर्स्ट हमने एनाटॉमी पढ़नी है। अब गायटन हमने उठाया, सामने रख दिया, इसको पढ़े कैसे, तो हमने 3 लेयर्स में स्टडी करनी होती है। इसे पहले हमें एक जो होते हैं चैप्टर आगे, इसको जब हमने एनालाइज करना है, किस तरह जस्ट रीड देना है, इसमें मुश्किल अल्फाज है, इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, उसको हमने नहीं देना है, बस जस्ट एक रीड देना है, इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा
कि ये चैप्टर कितना है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है, कितने हेडिंग्स है, कितने सब हेडिंग्स है, बस। इसके अलावा जो सेकंड रीडिंग आप लोगों की होगी वो कमाल की होगी। किस तरह, वहाँ हमने फ्लो चार्ट्स बनाए। जिस तरह जब भी मैं स्टडी करता हूँ तो मैं यहाँ पर इस तरह फ्लो चार्ट्स बनाता हूँ गाइडेंस से, सही है, कि किस तरह JIT की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, सही है। इसमें स्लो वेव की एक टॉपिक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इंस्टरटिशियल सेल ऑफ काजल जो होती है वो एक पेसमेकर की तरह काम करते हैं, जो कि एक रिदमिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे जाकर मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं, और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जाकर क्या कहते हैं, डिफरेंट चैनल्स ओपन करते हैं, जिसके थ्रू आइंस की इन्फ्लक्स होती है, और वहाँ पर एक स्लो वेव जनरेट होता है, उसका इतना वोल्टेज होता है। तो अब मुझे वहाँ पर जो पैराग्राफ में अखबार टाइप रीडिंग होते हैं वो नहीं पढ़नी पड़ती, दोबारा मुझे ये पढ़नी पड़ती है। अब जब मैं उसको तीसरा रीड दूंगा, उसमें मैं क्या करूँगा, डिफरेंट पॉइंट्स ऐड करूँगा कलर से। जिस तरह यहाँ पर देखें, मैंने ये पॉइंट ऐड किया है कि ये जो इंटरस्टिशियल सेल ऑफ काजल है ये बिटवीन लॉन्ग एंड सर्कुलर लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स की होती है। यहाँ पर ये जो होते हैं सोडियम की जो इन्फ्लक्स होती है ये ओनली एंड ओनली स्लो वेव्स में होती है। ये जो डिफरेंट पॉइंट्स है, ड्यूटीनम में कितनी वेव्स बनती है, स्टोमक में कितनी बनती है, इलियम में, ये मैंने दोबारा डिफरेंट कलर से लिखे हैं। तो इसी तरह डिफरेंट पॉइंट जब मैं यहाँ पर लाऊंगा तो जब हमारे एग्जाम के डेज होंगे तो उसमें मुझे गाइडलाइन पढ़नी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो 3 छुट्टियाँ होती है, उसमें मैं सिलेबस किस तरह कवर करूँगा, तो तब मुझे अपने फ्लो चार्ट्स कवर करने पड़ते हैं। ये भी फिर ये सारा का सारा गाइडलाइन जो होते हैं एक दिन भी नहीं लेता, जब मेरे साथ फ्लो चार्ट्स हो और मैं फ्लो चार्ट्स पढ़ूंगा। और इसकी जो मेमोरीज होती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, यानी कि ये सारा का सारा टॉपिक जो होते हैं फिर कंसेप्चुअली याद होगा, किस तरह सिग्नल आ गया, कहाँ से प्रोड्यूस हो गया, कहाँ पर इसने एक्शन की, और किस तरह फिर ये प्रोपेगेट कर गया। तो इसी तरह के हमने फ्लो चार्ट्स बनाने हैं और उसको फिर बाद में पॉइंट्स ऐड करने हैं। अब ये तो सही है, हम इस तरह पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट्स भी बनाएंगे, लेकिन कुछ स्पेशल होने वाला है। क्या, जो एंडोक्राइनोलॉजी होती है और रिप्रोडक्शन, ये होली सोली ऑलमोस्ट जो होती है 100% मैं कहूँगा कि हार्मोन पर बेस्ड होती है। इसके लिए सोर्स मैंने निंजा नर्ड बता दिया, सही है, बेस्ट सोर्स निंजा नर्ड है। और भी चैनल्स है बहुत सारे, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, जिस तरह सेल्फलेस मेडिको है वगैरह। लेकिन यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर आप लोग को स्टैंडर्ड के लेक्चर्स मिलेंगे, सही है, ऑथेंटिक लेक्चर्स। लेकिन एंडोक्राइनोलॉजी और रिप्रोडक्शन में डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, और उन हार्मोन्स की जो फंक्शन होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उनके सोर्स में भी थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उसको याद रखना मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक अलग चीज़ आप लोगों ने बनानी है। किस तरह, जिस तरह ये है, इस तरह के चार्ट्स बनाने हैं। मैं इस पर आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल दूंगा। 2 हार्मोन मैंने लिए, एक जगह पर अपने हार्मोन लिखना है, फिर इसका सोर्स या कौन सा ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फंक्शन, डिफिशियंसी और इसकी एक्सेस, सही है। अब मैं आप लोगों को इस 2 हार्मोन से जस्ट एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये गाइडलाइंस वीडियो है, कोई लेक्चर नहीं है। एक हार्मोन है पैराथार्मोन, दूसरा है कैल्सिटोनिन, सही है। अब ये दोनों जो होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कैल्सिटोनिन जो होते हैं ये एक स्पेशल सेल्स होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड में, जिसको पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स भी कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक डिफरेंस मालूम हो जाता है। दूसरी बात, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो ये पैराथार्मोन होता है ये क्या करते हैं, बेंड करता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स ऑफ द बोन्स के रिसेप्टर्स पर, और वहाँ पर डिफरेंट न्यूक्लियर फैक्टर्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देता है। और एक्टिवेशन के बाद ये क्या करते हैं, वहाँ से रिजॉर्प्शन कर देता है और कैल्शियम रिलीज कर देता है बोन से। और ये कैल्शियम, इसका फंक्शन क्या होगा, जाहिर बात है जब बोन से कैल्शियम रिलीज होगा ये जाएगा हमारे ब्लड में, और ब्लड में जो होते हैं ब्लड की कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सीरम कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। अब जब इस हार्मोन की डिफिशियंसी होगी तो क्या क्या डिसऑर्डर्स आएंगे, ये मेनली एमसीक्यूज होते हैं। आप जब यूएसएमएलई तक चले जाए, पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये डिफिशियंसी और एक्सेस की बात आती है, सही है। तो जब इसकी डिफिशियंसी होती है, जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो इसके साथ फास्फोरस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी कि हमारे साथ क्या होता है, हाइपरफॉस्फेटेमिया होता है, सही है। इस तरह मसल्स की जो होते हैं उसमें टिटेनी आती है, स्पेजम आता है, सही है। जब कैल्शियम की एक्सेस हो जाती है तो क्या होता है, हाइपोफॉस्फेरेमिया हो जाती है, यानी कि फास्फोरस की लेवल डिक्रीज हो जाती है, मसल की वीकनेस हो जाती है, किडनी स्टोन्स बनती है, और हमारे सीएनएस की इफेक्ट्स आती है, कन्फ्यूजन वगैरह, सही है। तो एक ही इसके फंक्शन हो गए। अब कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये इनहिबिट करता है इन ऑस्टियोक्लास्ट को, जिसकी वजह से जो बोन्स से रिजॉर्प्शन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि कैल्शियम का रिलीज जो होता है बोन से डिक्रीज हो जाती है। तो क्या होगा, कैल्शियम का लेवल ब्लड में डिक्रीज होगा। तो आप लोगों को जाहिर ही पता लगे कि हार्मोन के क्या कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, किस तरह इसकी मैकेनिज्म में डिफरेंस था, किस तरह इनकी फंक्शन में डिफरेंस था, और ये ऑस्टियोपोरोसिस खास करेगा, सही है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को डिफरेंस नजर आएगी। और इसकी जो एक्सेस होती है वो थायराइड कैंसर काज करता है, जिसको हम मेडुलरी थायराइड कैंसर होते हैं।
तो इसी तरह आप लोगों को मेमोराइज़ होंगे कंसेप्ट एंड इनकी जो होती है पॉइंट्स जो हमने कन्फ्यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑप्शंस में से। ये ऑप्शन में जब हमको ऑस्टियोपोरोसिस आ जाती है कि कौन सा हार्मोन कज़ करती है, तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस किस चीज़ से रिलेटेड है? कैल्शियम। फिर हम कन्फ्यूज़ होंगे कि ऑप्शन में पैराथर्मोन भी है, कैल्सिटोनिन भी है। लेकिन अगर आप लोगों ने इस तरह टेबल्स बनाए हो ना, तो आप कभी भी नहीं भूल सकते। Must visit Imperfect Medical YouTube channel for quality lecture of Snell's clinical neuroanatomy. Whole book lectures are available on channel. Physiology, sensory physiology, spatial senses, motor physiology, and a lot more. Anatomy lectures, pharmacology lectures, pathology lectures, different handwritten notes, and a lot of medical stuffs. Subscribe, like, and share our channel Imperfect Medico.